नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बारे में। 8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अदालत के आदेश के बाद एक अवैध मदरसे और मस्जिद के विध्वंस के बाद हिंसक झड़पें हुईं, जो एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुई थीं। दंगाइयों ने पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया, वाहनों में आग लगा दी और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर 6 लोगों की मौत हो गई। ये मामला सिर्फ मदरसे मस्जिद तक ही नहीं रुकता है। ये बात वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन कुछ नेताओं सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए जैसे तैसे करके इस मामले को हर बार दबाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं इस हिंसा के पीछे का पूरा सच क्या है, ये वोट बैंक की राजनीति कैसे चलती है और इसी वोट बैंक की राजनीति से कैसे यहाँ पर चुनाव जीता जाता है। और इसी राजनीति के बीच मरता है एक गरीब और आग में जलता है उसका घर परिवार। ये मामला शुरू होता है वर्ष 1907 और 1937 में हुई एक संधि से, जिसमें यह जमीन मुस्लिम वर्ग के लोगों को लीज पर दी गई थी, जिसके हिसाब से इस जमीन पर इन्हीं लोगों का मालिकाना हक बनता है। कुछ लोग इसे नजुल लैंड भी कहते हैं। 1857 की क्रांति से पहले जो जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आती है उसे नजुल लैंड कहा जाता है। अब मुद्दा यह है कि 1857 का विद्रोह यहाँ हुआ ही नहीं, तो ये जमीन यहाँ की नजुल लैंड कैसे हुई? ये जमीन बाद में उनकी नहीं रही, तो इस पर अब सरकार का मालिकाना हक बनता है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में रेलवे लाइन के बराबर में कब्जाई हुई खाली जमीन की। साल 1975 के बाद पहले यहाँ पर झुग्गियां बनानी शुरू की, फिर उन्हीं झुग्गियों को पक्के मकान में बदल दिया गया। हैरत की बात यह है कि ये बात न कि सिर्फ यहाँ के नेताओं को पता थी, बल्कि प्रशासन को भी पता थी, और उन्हीं लोगों ने इनका यहीं का राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाया। यही नहीं, बल्कि इन लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन भी दिया गया, जिससे साफ पता चलता है इन लोगों की मिलीभगत शामिल है। इस सारे मामले में उस समय न तो रेलवे ने कोई आपत्ति जताई और न ही किसी सरकारी अफसर ने इस पर कोई भी एक्शन लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवैध कब्जे की जमीन पर 4,500 परिवार यानी 50,000 लोग रहते हैं, और इन लोगों की कुल वोट संख्या लगभग 30 से 35,000 की है। अगर हम बात करें पूरे हल्द्वानी की, तो वहां की कुल वोटों की संख्या है 1,35,000, जिनमें से कब्जे वाले वोटर हैं 30 से 35,000, और इन्हीं 30 से 35,000 वोटर्स को यहाँ के नेता ये आश्वासन देते हैं कि इस जमीन को इनसे कभी भी छीनने नहीं देंगे। अगर देखा जाए तो ये वोट बैंक का व्यापार मॉडल सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चलता आया है और चल रहा है। आप लोग कभी भी अगर रेल में सफर करते हैं तो अपने ही देश में कई जगह देखा होगा, रेल की लाइन के बराबर में ही लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। क्या यह बात भारतीय सरकार को और वहां के स्थायी प्रशासन को नहीं दिखाई देती कि इससे लोगों की जान को भी खतरा है? अब हम आपको बताते हैं हल्द्वानी में कब्जा की हुई जमीन की कीमत क्या है। इस समय वहां की एक वर्ग फुट जमीन 2000 यानी 34 लाख वर्ग फुट जमीन की कीमत 680 करोड़ है, जिस पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और इसकी कीमत यहाँ के नेताओं ने 30 से 35,000 वोटों में तोल दी। और ये पूरा का पूरा वोट बैंक किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के निर्माण के बाद कांग्रेस इस सीट पर केवल एक बार हारी है, और 2012 के बाद अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। पहले इस सीट से कांग्रेस विधायक इंदिरा हृदयेश थी, जिन्होंने इन लोगों की जमीन बचाने के लिए कानूनी मुकदमे भी लड़े। इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुमित हृदयेश इस सीट से विधायक हैं। वो भी इन लोगों को यही आश्वासन देते हैं कि उनकी इस जमीन को कोई उनसे नहीं छीनेगा। सुमित हृदयेश ने इस मामले पर 10 लोगों के साथ मिलकर कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, और इनकी तरफ से मुकदमा लड़ने वाले वकील हैं सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। अब आते हैं 8 फरवरी को हुई हिंसा के मुद्दे पर। यह विवाद भी वर्षों से चलता आ रहा है। मदरसे और मस्जिद की जमीन पर कोर्ट ने फैसला नगर निगम के पक्ष में दिया था, जिसके बाद नगर निगम ने उस जगह को काफी समय पहले सील भी कर दिया, और नगर निगम द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को कई दिन पहले एक नोटिस भी दिया गया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। उसके बावजूद भी वहां के लोगों ने पुलिस और नगर निगम के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामला दरअसल कुछ इस तरह है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उत्तराखंड में गैर मूल निवासियों का अवैध प्रवास 1 दशक से अधिक समय से एक मुद्दा रहा है।
उत्तराखंड में बांग्लादेशी मूल के 9 लाख से अधिक अवैध अप्रवासी रहते हैं। देहरादून में रहने वाले 9 लाख से अधिक बांग्लादेशी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र में उनकी नागरिकता पूर्वी पाकिस्तान के रूप में उल्लिखित है। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC द्वारा 19 लाख बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध नागरिक घोषित किए जाने के बाद चिंताएं तेज हो गई हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में रहने वाले संजय बचर ने कहा, हम 3 पीढ़ियों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। 1971 में बांग्लादेशी प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा US नगर जिले में जमीन दी गई थी। चक्रवर्ती ने कहा, सभी परिवारों को भूमि दस्तावेज, स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज रखने के लिए कहा गया है, जिन्हें अप्रैल 2020 में जमा करना आवश्यक होगा। जब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR पूरे देश में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के अनुसार बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रोहिंग्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। गैर देशी आप्रवासी अक्सर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, अवैध रूप से मस्जिदों, मीनारों और मदरसों का निर्माण करते हैं। हल्द्वानी की पुलिस को सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद और मदरसे को हटाने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश मिला, जिसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर जाती है। जैसे ही पुलिस ने अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया, गुस्साए निवासी अवैध संरचनाओं को हटाने का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों के साथ बहस करने लगे। जैसे ही ढांचे को साफ करने का काम जारी रहा, भीड़ ने पुलिस पर पत्थराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित 60 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और पुलिस लाठियों सहित गैर घातक बल का इस्तेमाल किया। हालांकि तनाव बढ़ गया, जिसके कारण भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी। दंगा शाम तक जारी रहा, जब भीड़ ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगा करने वालों को देखते ही गोली मारने की अनुमति दे दी गई। इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया कि सभी दंगाइयों को पकड़ा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।